हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजित आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों स्वागत है आपका रंजित वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नियोजित शिक्षकों के बारे में, जो फिलहाल उनकी सक्षमता परीक्षा हो चुकी है। पहली चरण की सक्षमता परीक्षा हो चुकी है, उसका क्या रिएक्शन है वो, और जो कोर्ट में नियोजित शिक्षक के जितने भी लीडर हैं वो कोर्ट में गए हैं, तो उस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती है, कोर्ट इस पर क्या कहा है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग समीक्षा करेंगे कि जो आप आस लगा रहे हैं, जो आप आशा किए हैं, वो आपकी आशा कितनी सार्थक होगी, इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने सबसे पहले कहा था, मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला हुआ था, कि जिस आर्टिकल का हवाला देकर आप सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, उस आर्टिकल का सही तरह से आप व्याख्या नहीं किए हुए हैं। जो सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं आप, उस यानी आर्टिकल 309 की आप व्याख्या सही नहीं कर पाए हैं। ये पहली बात पहला सुनवाई में कहा था। दूसरी सुनवाई में क्या कहा था कोर्ट ने, कि आप ठीक विशिष्ट शिक्षकों को, जो शिक्षक आप सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, तो इन नियोजित शिक्षकों को आप क्या विशेष दे रहे हैं, यानी आप इन्हें क्या दे रहे हैं। सरकार ने बोला जो बीपीएससी को दे रहे हैं, मैंने जो बीपीएससी को दे रहे हैं वही दे रहे हैं। कोर्ट बार बार इस बात पर पूछ रही थी कि आप इसमें विशेष क्या है। आप विशेष शिक्षक नियमावली लाए हुए हैं और राज्यकर्मी दे रहे हैं, तो आप नियोजित शिक्षक जो कि पहले से एक्सपीरियंस वाले हैं, तो इन्हें आप विशेष तौर पर क्या दे रहे हैं। शिक्षा विभाग के पास सेम जवाब था कि हम जो बीपीएससी के माध्यम से आ रहे हैं उन्हें वही सुविधा दे रहे हैं, जैसे उन्हें भी वही सुविधा दे रहे हैं। इन दोनों बातों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी समान वेतन, समान कानून और समान वेतन के लिए, वहां पर सफलता मिलने वाली थी, लेकिन सरकार के कुछ ऐसे दलीलों की वजह से, में कमी की वजह से आप लोगों को सफलता सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल पाई थी। दोस्तों यहां पर भी कोर्ट की दलील से, कोर्ट की बातों से यही लग रहा है कि कोर्ट चाह रहा है कि कंप्रोमाइज हो जाए। मतलब कोर्ट ऐसा, मेरे अनुमान से, देखिए मैं बातों को, अगर आप बातों को तर्क पर रहते हैं तो आपको यही अनुमान लगेगा कि कोर्ट भी चाह रही है कि बीच बिचाव का कोई रास्ता निकल जाए। क्योंकि जब सीधे तौर पर जब किसी आर्टिकल की व्याख्या सही नहीं हो पाया है, तो सीधे उस नियमावली को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन कोर्ट अगले ही सुनवाई में पूछ रही है कि क्या आप विशेष दे रहे हैं। इसका मतलब कोर्ट की मंशा है कि एग्जाम लेकर आप कुछ विशेष इन्हें दे। मतलब हर हाल में हो गया कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं, यथार्थ बिना सक्षमता परीक्षा देने कोई राज्यकर्मी नहीं होगा। ये बात तो साफ है, कोर्ट भी इसमें पॉजिटिव नहीं है। वो सक्षमता परीक्षा देना होगा तभी आप राज्यकर्मी बनेंगे। हाँ, कोर्ट इतना सरकार से पूछ रही है कि आप विशेष तौर पर क्या दे रहे हैं, तो ये सरकार अपनी दलीलें रख रही है कि जो राज्यकर्मी को हर सुविधाएं मिलता है वो हम दे रहे हैं, यही दलील रख रही है। अब कोर्ट जो है अपनी फैसले को रिजर्व रखा है, आने वाले फैसले में क्या होगा। यहां तक लग रहा है कि सक्षमता परीक्षा पर किसी प्रकार की कोर्ट जो है स्टे लगाने वाली नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर सारे आंकड़ों को आप समझेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको यही पता चलेगा कि सक्षमता परीक्षा पर किसी प्रकार का कोई स्टे लगने वाला नहीं है। हाँ सर, कोर्ट के फैसले में कुछ ऐसा आ सकता है कि जो नियोजित शिक्षकों के जितने एक्सपीरियंस है उस आधार पर कुछ विशेष मिले, लेकिन फिर भी सरकार दलील दे रही है कि जो नियोजित शिक्षक पहले से पा रहे हैं, राज्यकर्मी बन रहे हैं, तो उससे बेहतर हर कुछ दिया जा रहा है। कोर्ट इस बात पर सुनकर इस बात पर भी चुप लगा गई, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ये बातें स्पष्ट रूप से है। तो इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनना है तो उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा। जो आस लगाए हैं कि इस पर स्टे लगेगा, ऐसा कोई देखने से, ऐसे कोई कोर्ट की बातों से सुनने से, कड़ियों को जोड़ने से कोई पता नहीं चलता है कि सक्षमता परीक्षा पर स्टे लगने वाला है। हाँ, अब आता है कि अगला सक्षमता परीक्षा कब होगा। देखिए, पहला चरण का सक्षमता परीक्षा जो बीत चुका है, इसका रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट आने के बाद ही दोस्तों, अभी फिलहाल चुनाव का माहौल है। हमें लगता है कि चुनाव जेम ही बीतेगा, आपका सेकेंड फेज का सक्षमता परीक्षा शुरू होगा। यह निश्चित तौर पर ही होगा, शुरू होगा, क्योंकि चुनाव के बीच में किसी प्रकार का एग्जाम कराने से कोई रोक नहीं है, लेकिन फिर भी एक चुनाव में अफरा तफरी रहती है इधर, इसलिए सरकार चाहेगी कि जेम ही चुनाव बीते, चरण की सक्षमता परीक्षा शुरू की जाए। ऐसा नहीं है कि सक्षमता परीक्षा अब नहीं होगी, सक्षमता परीक्षा निश्चित तौर पर होगी। हाँ, कोर्ट के फैसले का भी सरकार वेट कर रही है। अगर कोर्ट कोई फैसला निगेटिव नहीं देता है सरकार के खिलाफ में, तो सक्षमता परीक्षा की तैयारी तुरंत सरकार कर लेगी। इसलिए सक्षमता परीक्षा जो नहीं दिए हैं, अगर उनको देने का मन है तो वो तैयारी में
लगे रहें। दूसरी बात कि अगर जो आप सक्षमता परीक्षा दिए हैं या नहीं दिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम नियोजित शिक्षक अपने स्कूल में बने रहें तो आप निश्चित तौर पर ही अपने स्कूल में बने रहेंगे। अगर सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं, आप कहीं और नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर भी है, आपको स्वतंत्रता है कि आप उसी विद्यालय में रहिए, लेकिन आप सक्षमता परीक्षा देकर उसी विद्यालय में रहते हैं तो आप नियोजित ही रहिएगा। अगर नहीं दिए हैं फिर भी आप नियोजित रहिएगा, उसी विद्यालय में आप बने रहिएगा। इतने सरकार छूट दी है, उसकी बातों से स्पष्ट हो चुका है। अब आते हैं हम दोस्तों, जो सुनील कुमार नए शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, इनकी प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, सुनील कुमार और के पाठक का जो संबंध है वो उत्पाद विभाग में आप देख चुके हैं कि आज भी गली गली में शराब बिक रहा है उनकी। हाँ, लेकिन उनकी जोड़ी के चलते पुलिस महकमे में बहुत ही उस समय हलचल मचा हुआ था और पुलिस प्रशासन से लेकर छोटे दरोगे से लेकर चौकीदार तक बहुत परेशान थे, क्योंकि उसमें भी एक आदेश निकला हुआ था कि अगर जिस थाना में जिस थाना में अगर शराब पकड़ी जाती है तो वहां का थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी और चौकीदार को सस्पेंड किया जाएगा। उस समय आदेश निकला हुआ था, तुगलकी फरमान निकला हुआ था। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री और के पाठक की जोड़ी फिर एक बार साथ में आ गई है। तो ऐसा अनुमान न लगाइए कि कुछ शिक्षकों के लिए पॉजिटिव होने वाला है, कोई पॉजिटिव होने वाला नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है के पाठक से कम नहीं है। यानी एक शेर है तो एक सवा शेर है, इसलिए आप शिक्षा मंत्री से किसी प्रकार का उम्मीद भी नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर है कि के पाठक जिस नियम कानून के तहत कोई भी बातें कहते हैं, यह आईपीएस रह चुके हैं, तो इन्हें भी उस नियम कानून की बातों को पूरी तरह से जानकारी है। इसलिए जो भी नियमावली बनेगी, जो भी नियम बनेगा, उसमें शिक्षा मंत्री का अहम रोल होगा। और कोई भी बात अगर विधानसभा में बात रखी गई है, उसके जवाब में अगर शिक्षा मंत्री बात कहते हैं, कही गई बात को कानून के पटल पर लाना जरूरी होगा। किसके? शिक्षा मंत्री के द्वारा। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो भी शिक्षा मंत्री रहते थे वो के पाठक जो नियमावली को अच्छी तरह से बखूबी तरह से जानते हैं, वैल्यू नहीं देते थे उन शिक्षा मंत्रियों को अपने क्वालिफिकेशन के आगे, अपने रुतबे के आगे। लेकिन ये भी आईपीएस रह चुके हैं तो अब वो वाली बात नहीं रह जाएगी। शिक्षा मंत्री भी अधिकारी रह चुके हैं, इसलिए नियमों को बखूबी जानते हैं। तो अब जो के पाठक अपनी मनमानी कर रहे थे, यानी शिक्षा मंत्री के इग्नोर कर रहे थे, अब शिक्षा मंत्री को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। कोई पॉजिटिव आस भी नहीं लगा सकते शिक्षा मंत्री से, और न के पाठक से किसी प्रकार कोई पॉजिटिव आस भी हम लोग नहीं लगा सकते। दोस्तों, ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।